नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो यूनिट वाइज जो टॉप एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी उसका आज 14वां पार्ट है। ठीक है साथियों, आज इसमें हम साथियों 10 क्वेश्चन डीडीसी के और 10 क्वेश्चन यूडीसी के देखे हैं। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन लाने का मकसद यही था कि समय कम है और यूडीसी और डीडीसी दोनों को हम इस क्लास में एक शॉर्ट टर्म्स में रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से ले सकते हैं या फिर एकदम बेसिक से कह सकते हैं या फास्टली कह सकते हैं, किसी प्रकार से कह सकते हैं। डीडीसी और यूडीसी को कम समय में दोनों को रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को साथियों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, इन डीडीसी विच टेक्निक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशंस सब्जेक्ट यूजिंग स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ये देखो क्वेश्चन को कितना बढ़िया पूछा है। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की, और ऑब्जेक्ट जो ऑप्शंस के जो विकल्प दे रखे हैं उनके भी देखो कितने बढ़िया दे रखा। हेरार्किकल नोटेशन दे रखा, रिलेटिव इंडेक्स दे रखा। अब देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता तो सारे के सारे सीधे बंदे इस पर चिपकाते हैं, रिलेटिव इंडेक्स पर। लेकिन क्वेश्चन को सही से ढंग से पढ़ो। डीडीसी में बहुआयामी विषयों को प्रदर्शित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? हायरार्किकल नोटेशन है, या फिर रिलेटिव इंडेक्स है, या फिर कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है, या फिर सिंथेसिस यूजिंग टेबल्स है। तो आपने देखे होंगे एक संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है ना। ये विधि हमने देखी है डीडीसी में। ठीक है ना। 18वें संस्करण के बाद में आती है। इसके बाद में ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन बन जाती है डीडीसी। ठीक है ना। उसी बेस पर ये क्वेश्चन पूछा, डीडीसी में बहुआयामी मतलब नए विषय या फिर ज़्यादा विषय को प्रदर्शित करने के लिए नई तकनीकी या फिर किस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब विश्लेषण विधि से हम नए विषयों को या फिर ज़्यादा विषय इंक्लूड कर सकते हैं। 18वें संस्करण से पहले इन्फॉर्मेटिव थी। ठीक है ना, मतलब परिगणनात्मक, उसके अंदर नए विषय ला सकते हैं, ना विषय जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार बहुआयामी विषय मतलब नए विषय या फिर दूसरा विषय या फिर अन्य विषय या फिर ज़्यादा विषय डालने की जो टेक्निक है उसका किस विधि से हमने उपयोग किया डीडीसी में? तो संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि से या फिर मेथड से हमने इसमें नए विषय इंक्लूड किया। ठीक है। इसका मतलब सिंथेसिस यूजिंग टेबल्स। ठीक है ना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, डीडीसी इन विच एडिशन ऑफ डीडीसी वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इंडेक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस। डीडीसी के किस संस्करण में रिलेटिव इंडेक्स की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की गई? अब देखो डीडीसी को पूरा का पूरा एक बार डिवीजन के तौर पर हम वर्बली कोशिश करते हैं कि डीडीसी को कवर अप कराएं। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं डीडीसी का उद्भव। ठीक है ना, किसने किया? तो मेलविल डेवी ने। ठीक है, मेलविल डेवी ने। ठीक है। अब देखो मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ? तो याद रखें 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर 1851। इस क्लास को आपको शिद्दत से सुनना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और मृत्यु की अगर बात करें तो 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 1931 में। कहाँ पर हुई थी? लेक प्लेसी क्लब में हुई थी, है ना। और अगर देखें जन्म 10 दिसंबर 1851 है एडम सेंटर पर। ठीक है ना, जेफरसन न्यूयॉर्क में। ठीक है। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 85 ग्रंथों का 85 ग्रंथ या 85 बुक्स या फिर 85 कुछ भी कह सकते हो आप, बुक्स कह सकते हो या ग्रंथ कह सकते हो। ठीक है ना, या टाइटल कह सकते हो। उन्होंने इनका कलेक्शन कर लिया, मतलब कि संग्रह कर लिया। ठीक है। देन इन्होंने 1870 में एमर्स स्कूल में प्रवेश लिया, 1870 में। ठीक है। साथ ही उन्होंने और 1874 में इन्होंने यह स्नातक उत्तीर्ण कर लिया। ठीक है। देन 73 में इन्होंने डीडीसी पर काम करना प्रारंभ किया। 74 में इन्होंने देखो एम हर्ष जो महाविद्यालय है वहाँ उन्होंने सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। 76 में इन्होंने डीडीसी का प्रकाशन कर दिया। साथ ही साथ में याद रखिए 8 अक्टूबर 1876 में शिकागो में, ठीक है ना, शिकागो में ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है ना, जिसकी फिलोडेल्फिया में इनकी बैठक हुई थी, जिनके इन्होंने, ठीक है ना, 5 अक्टूबर 1876 याद रखें शिकागो में ALA, ठीक है ना, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिनकी फिलोडेल्फिया में बैठक हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिस विंसर बनाए गए। ठीक है ना, ये इनसे रिलेटेड है, इसको साथ में इसलिए लाइन को ऐड कर दिया। ठीक है। 76 से 90 इन्होंने ALA के सचिव रहे ये खुद स्वयं। ठीक है।
और साथ ही साथ में 90 से 93 तक इन्होंने ALA का अध्यक्ष का काम नियुक्त किया या फिर कार्यभार संभाला। और 83 में इन्होंने कोलंबिया महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके। 87 में इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्थापना की कोलंबिया में, कोलंबिया कॉलेज में, ठीक है। और 89 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी की निर्देशक रह चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको पूछे न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी का स्थापना वर्ष का, भाई न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी तो याद रख सके 1818 में, ठीक है ना। और अंत में इनकी 26 दिसंबर 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुस्तकें अगर आप याद करें तो पुस्तकें पूछ सकता है। एब्रिज्ड डेवी क्लासिफिकेशन जो 1876 में आई, लाइब्रेरी स्कूल्स रूल्स जो 1890 में आई थी जो, और सिंप्लीफाइड स्कूल रूल्स जो 1898 में, और क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग इनकी है। और 200 रिलीजन क्लास है, टेबल्स एंड इंडेक्स व डेसिमल क्लासिफिकेशन है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है, ये इनकी सारी बुक्स है, ठीक है ना। बात करें अगर इनकी संस्करणों की तो, ठीक है ना, तो संस्करण कितने 23 संस्करण है, लेकिन वर्तमान में 24वां संस्करण भी आ चुका है, लेकिन आपको 23 संस्करण ही याद रखने, ठीक है। आपको इनके सारे के सारे सन याद होने चाहिए। 1876, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। 1800 से पहले 6 संस्करण है, ठीक है, 76, 85, 88, ठीक है, 91, 94, ठीक है, 99 और 1900 स्वयं, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5, 1 मिनट, इतने कैसे हो गए? 1 मिनट हो, 99 नहीं है, ठीक है, 1899, 1900 नहीं है, 1900 में इसका एवरेज संस्करण आया था 1899 वाले का, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 संस्करण 1900 से पहले है। 76, 88, 76, 85, 88, 91, 94, 99, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। फिर आप 11, 13, 15, 19, 22, 27, 32, 42, 51, 58, 65, 71, 79 और 89, 96, 2003 और 2011 जो अंतिम संस्करण ऑनलाइन है। इस प्रकार आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। संपादक अगर बात करें तो पहले के मेलविल डेवी है, दूसरे के मेलविल डेवी और WS बिस्कोई साथ में, तो तीसरे के भी मेलविल डेवी और WS बिस्कोई है, ठीक है। अब याद रखना 4 से 15 तक सीधे, सॉरी 4 से 10 तक आ जाओ। 4 से 10 तक आपको EM सीम्योर मिल जाएगा, ठीक है, सेम्योर मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। वापस आपको 11 में जे डोराकिस फेलोज है, 12 में जे डोराकिस फेलोज है, ठीक है। 13वें में देखो जे डोराकिस फेलोज है, साथ साथ में MW गेटचेल है, ठीक है। 14 के अंदर MW गेटचेल है, इनके साथ में मेजिनी आ जाते हैं। 15 के अंदर देखो फिर दोनों हट जाते हैं, फिर मिल्टन फर्ग्यूसन और गॉडफ्रे डेवी आ जाते हैं। 16 के अंदर बेंजामिन कस्टर और D हैकिन है। 17 के अंदर भी सेम है। वापस देखो 18 के अंदर D हैकिन नहीं है और सिर्फ बेंजामिन कस्टर है 18 के अंदर, और 19 के अंदर भी बेंजामिन कस्टर है। वापस 20 के अंदर जॉन फिलिप कोमारोव में आ जाता है, ठीक है, और 21 में जॉन एस मिस्टेल है। फिर 22 में जॉन एस मिटचेल है, मिशेल मलिक पेंजरी है। 23 की अगर बात करें जॉन एस मिस्टेल है, मिशेल मलिक पेंजरी है, वेस्ट जोसेफ स्टेनली मिटसन, काफ़ी ऐसे करके 2-3 साथ में संपादक है, ठीक है ना। आपको सर्वप्रथम याद रखना है 44, ठीक है ना, जो पहला है। देखो आपको याद क्या रखना है, इनके संपादक के नाम आपको एक एक याद होने चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। ये जो पहले है उनके कितने 44 पेज हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। पेज भी आपको कम से कम सीरियल में अगर 5 तक तो पेजेज याद होने ही चाहिए। जैसे पहले संस्करण का 44 है, दूसरे का 314 है, तीसरे का 416 है, ठीक है, पांचवे का 1 मिनट, पहले का 44 है, दूसरे का 314 है, तीसरे का 416 है, चौथे का 466 है, और पांचवे का 467। देखो एक बार 314 हो गया, 416 हो गया, 467 हो गया, 467 हो गया। 5 के आपको याद होने चाहिए। जैसे वापस इंपॉर्टेंट कौन कौन सा 14वां है, 15वां है, 19वां है, इन संस्करणों का आपके पेजेस भी याद होने चाहिए। अगर खंड की बात करें तो 1 से 15 तक खंड कितने, 1 खंड है, ठीक है। और 16 और 17 में 2-2 खंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वापस 17 और 18 में, सॉरी 16 और 17 में 2-2 है, 18 और 19 में आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, 18 और 19। वापस 20, 21, 22, 23, इन चारों में आपको 4 खंड मिलेंगे देखने को, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोटेट कर सकते हो, ठीक है साथियों। ये बात हो चुकी है हमारे संस्करणों की, ठीक है ना। इसका मतलब आपको सारे संस्करण याद होने चाहिए
उनके संपादक भी याद होना चाहिए, उनके पृष्ठ संख्या सारे की याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सीरियल नंबर से क्रमांक से आपको कम से कम 5 या 7 तक याद होना चाहिए। देन वापस जो इम्पोर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो संस्करण है, जो एडिशन है, उन चीज़ों के आपको पेजेज याद होने चाहिए। जैसे 14वां ले लो, 15वां ले लो, ठीक है, 19वां ले लो, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे 23वां तो स्वयं पूरा का पूरा ऑनलाइन है। इनके एवरेज संस्करण है टोटल, अब तक एवरेज संस्करण कितने आ चुके हैं? 15 आ चुके हैं आज तक। 15 एवरेज संस्करण है, मतलब संक्षिप्त संस्करण जो आ चुके हैं, ठीक है ना, एवरेज्ड। ठीक है साथियों, बात करते हैं डीडीसी के जो पहला संस्करण है जिसके अंदर 44 पेज। इसके मतलब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, ठीक है ना। आपको मतलब फॉर्मेट जानना है क्वेश्चनों का कि किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से डीडीसी के टॉपिक पूछे जाते हैं। एक तो इनसे सब डिवीजन से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछा गया तो पेजेज में पूछा गया। पेजेज में अगर पूछा तो इसके अंदर 44 पेज है, ठीक है ना, जिसके अंदर 12 फर्स्ट के तो भूमिका है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप सीधा होता है। 12 फर्स्ट पर भूमिका है, 2 पर स्पष्टीकरण है, ठीक है, 2 पर स्पष्टीकरण है, ठीक है, और 3 पर जो अनुसूचियाँ, ठीक है, उनका भी कितने पृष्ठ है? 12 पृष्ठ है, मतलब 12 12 24 हो गए, 24 और 2 26 हो गए, ठीक है, 18 बचे। 18 पर इंडेक्सिंग है। याद रखो ये स्पष्टीकरण कभी कभी पूछा नहीं जाता है, इसका मतलब 2 44 में से अगर कट आउट कर लें तो सीधे 42 बचते हैं, ठीक है ना। मुख्य अगर बात करें पेजेज की तो 42 पेज डीडीसी में शेष बचते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग ऑफ द बुक्स एंड पैम्पलेट्स, ठीक है ना, पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है ना। ये आप इसका टाइटल है, ये भी आप याद रखें, ठीक है ना। और दूसरे अगर संस्करण के नाम की बात करें तो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, जो कि 1885 में जारी हुआ, आप जानते हो, ठीक है ना। मेलविल डेवियो WS बिस्कोई महोदय, ठीक है साथियों। बात करें, ठीक है, तो देखो 2 से लेकर के, ठीक है, 12 तक, ठीक है, 2 से लेकर के 12 तक क्या था? फॉर्म डिवीजन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है ना। 2 से लेकर के 12वें संस्करण तक फॉर्म डिवीजन था, ठीक है ना। 12वें में फिर 13वें संस्करण में फॉर्म डिवीजन को कर दिया कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीजन, ठीक है, कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीजन, ठीक है। वापस इसमें जो 14वां संस्करण है नेक्स्ट वाला, ठीक है, इसमें इसको मतलब जो कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीजन है, इसके अंदर 4 सारणी ऐड होती हैं, हम जानते हैं, यहाँ से सारणियाँ स्टार्ट होती है टेबल्स, इसके अंदर 4 सारणी ऐड होती है, ठीक है। पुणे इसको जो कॉमन ऑक्सिलरी सब डिवीजन है वापस इसको कर देते हैं फॉर्म सब डिवीजन, ठीक है, फॉर्म सब डिवीजन, ठीक है। और कुल विषय इस अंतराल जो 14वां संस्करण है, इस समय 31,000 टोटल विषय बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें पेज भी आज तक जो 14वें संस्करण तक जारी रह रखे सर्वाधिक हो जाते हैं। 1927 पेजेज बन जाते हैं टोटल। कितने बन जाते हैं? 1927 पेज बन जाते हैं टोटल, ठीक है। वापस लेकिन जो 15वां संस्करण आता है उसके अंदर पेजों की संख्या कम हो जाती है, 716 हो जाती है, या फिर 927 कह सकते हो। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, यहाँ पर 916 मिल जाएगी, या फिर 927 या फिर 716 देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। वो रीज़न यही है कि 14वें संस्करण में 31,000 विषय होते हैं, लेकिन 15वें संस्करण में जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न करते हैं, जो इस फॉर्म सब डिवीज़न को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न कर देते हैं 15वें संस्करण में, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ जो विषयों की संख्या वो कर देते हैं 4700, ठीक है ना, कम कर देते हैं। इसीलिए पेजों की संख्या सीधी की सीधी 1927 से घट करके 927 या फिर 716 हो जाती है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे ये डेटा, ठीक है। वापस 16वां संस्करण आता है 17वें के बाद, ठीक है। 16वें में फोनिक शेड्यूल ऐड हो जाता है, जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न होता है, ठीक है। इसको वापस फॉर्म सब डिवीज़न कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर्म सब डिवीज़न, ठीक है। ये 16 से लेकर के आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। 16वें संस्करण वापस क्या करते हैं? फॉर्म सब, ये 16 और 17 दो में चलते हैं, ठीक है। 17 में वापस
सॉरी 1 मिनट, 16 में चलते हैं। 17 में वापस देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर देते हैं, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ये देखो कन्फ्यूजन वाला बहुत ज़्यादा है, 17 से स्टार्ट हो जाता है वापस स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है ना, जो हम इस प्रकार कह सकते हैं सीसी में जिन्हें एकल्स कहते हैं, या डीडीसी में हम फॉर्म डिवीजन या सब डिवीजन या फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। और यूडीसी में अगर बात करें तो वहाँ होते कॉमन ऑक्सिलरी साइन या फिर कॉमन ऑक्सिलरी नंबर, एकलों को बोलते हैं। अलग अलग पद्धतियों में एकलों को अलग अलग बोला जाता है, ठीक है ना। सीसी में एकल बोलते हैं हम, यहाँ पर फॉर्म डिवीजन सब डिवीजन ऐसा बोलते हैं। यूडीसी में हम स्केस बोल सकते हैं या फिर कैन बोल सकते हैं, मतलब कि कॉमन ऑक्सिलरी साइन या फिर कॉमन ऑक्सिलरी नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसी क्लास में साथ ही साथ, ठीक है। ये हमारा बात काफ़ी क्लियर हुई है, ठीक है ना। हुई तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बताओ कि ठीक है। चलते हैं आगे, 1 मिनट। वर्तमान में भी 6 सारणियाँ, ठीक है ना। वर्तमान में 6 सारणियाँ, लेकिन पहले कितने मतलब 22वें संस्करण से 6 सारणियाँ कर दी जाती, ठीक है ना। पहले 4 हुआ करती थी, ठीक है ना, फिर 5, फिर 7, ठीक है ना, इस प्रकार थी। 22वें संस्करण में जो 7वीं सारणी थी पर्सनल, जो व्यक्ति नाम से, व्यक्तिगत नाम से, ठीक है ना, जो व्यक्ति नाम से, उस सारणी को 5वीं सारणी में जो रेशियल इथेनिक नेशनल ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। 5वीं सारणी में T5 में ऐड करके अब जो वर्तमान स्वरूप में 6 टेबलों का स्वरूप बना देते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें, ये चीज़ रहता है कि हम 7वीं सारणी को 5वीं सारणी में ऐड किया है, 22वें संस्करण में ऐड किया है, ठीक है। अगर हम प्रकाशनों की बात करें, ठीक है, अगर प्रकाशनों की बात करें, प्रथम संस्करण का प्रकाशन करने वाला आपका एमर्ट्स है, ठीक है ना। एनियोइमस इन एमर्ट्स में हुआ था। अगर दूसरे संस्करण की बात करें, ठीक है, द्वितीय संस्करण की अगर बात करें हम, तो बोस्टन लाइब्रेरी ब्यूरो है। कौन है? बोस्टन लाइब्रेरी ब्यूरो है, ठीक है। देखो 1 मिनट, आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। पहला संस्करण जो है, ठीक है, पहला संस्करण है उसमें एनोइमस, ठीक है, इन एमर्ट्स, ठीक है ना। और दूसरे संस्करण, दूसरे से लेकर के आप इसे याद रख सकते हो सीधा 6 सकते, ठीक है ना। इनका करने वाला बोस्टन लाइब्रेरी, ठीक है, बोस्टन लाइब्रेरी ब्यूरो। और 7वें से 15वें संस्करण तक, ठीक है, 7वें संस्करण तक, देखो 7वें से 15वें संस्करण तक इनका करता है फॉरेस्ट प्रेस, ठीक है। 7वें से 15वें संस्करण तक करता है फॉरेस्ट प्रेस। 16वें का ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, 16वां संस्करण जो है जिनमें फोनिक शेड्यूल दिए गए, ठीक है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर प्रेस और एलओसी, देखो एलओसी एक बार ही आता है, याद रखना, फॉरेस्ट प्रेस साथ में एलओसी, ये दोनों मिलकर प्रकाशन करता है डीडीसी के, ठीक है ना। आपको सीधा पूछ सकता है एलओसी जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है प्रकाशन कौन से संस्करण में किया, तो 16वें में, ठीक है। वापस 70वें से 19वें संस्करण तक प्रकाशन अगर बात करें, देखो 17 से 19 तक, ठीक है, 17 से 19 तक करने वाला है फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रेस, ठीक है। वापस बचा आपका 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 का करने वाला है फॉरेस्ट प्रेस प्लस ओसीएलसी, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रेस प्लस ओसीएलसी। देखो अभी ओसीएलसी पूरा स्वयं नहीं आया, ठीक है ना। अब 22 से, ठीक है ना, 22वें संस्करण का प्रकाशन ओसीएलसी करता है, ठीक है ना। 22 तो आया कब? 2003 में, लेकिन अधिग्रहण कब कर लेती है ओसीएलसी? 1988 में अधिग्रहण कर लेती है डीडीसी का, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप थोड़ा नोट कर सकते हो। अब अगर मुख्यालय देखिए ओसीएलसी का तो डब्लिन कोर ओयो में, और ओसीएलसी की अगर स्थापना देखें तो 5 या 6 जुलाई, ठीक है ना। 5 भी सही है, 6 भी सही है, लेकिन आप प्राथमिकता 5-6 को दें, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 बताते हैं, 6 जुलाई, लेकिन 5 जुलाई भी सही है। इसका मतलब वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन ओसीएलसी के पास है, याद रखें, ठीक है। याद रखें, एक साथ साथ में ये चीज़ भी आप नोट करते रहें, ठीक है। जो ओसीएलसी है वह जो 23वां संस्करण है, ठीक है, 23वां संस्करण वो 14 भाषाओं में उपलब्ध है। कितना भाषा में? 14 भाषा में, 14 भाषा में 23वां संस्करण उपलब्ध है। और याद रखें ओसीएलसी ने, एक बार पूछा भी गया, ओसीएलसी ने 2017 में, ठीक है, ओसीएलसी ने 2017 में कौन से संस्करण का स्पेनिश भाषा में अपग्रेड किया या फिर अनुवादित किया? कौन सी भाषा? स्पेनिश, ठीक है ना। कौन से संस्करण का?
ये आपके लिए, ठीक है ना। ओसीएलसी ने कौन से संस्करण का 2017 में स्पेनिश अनुवाद किया? ठीक है, चलते हैं आगे। अब खंडों की अगर बात करें तो ये जो 1 से 15 तक हमारे कितने खंड है? 1 से एक खंड देखे थे, ठीक है, एक, ठीक है ना। और हमने वापस 17 में 2 खंड देखे, ठीक है। 18 और 19 में हमने 3 खंड देखे, ठीक है। वापस 20 से लेकर के 23 जो 4 है संस्करण हमने वहाँ पर 4 खंड देखे, ठीक है ना। अगर इनकी बात करें, देखो दूसरे, अगर इन जो 2 खंडों की बात करें तो पहले खंड का नाम है अनुसूचियाँ, शेड्यूल, ठीक है। जो दूसरे उसके अंदर छोटे छोटे 2 भाग है, ठीक है ना, इसके अंदर 2, ठीक है। पहला कौन है? सहायक अनुसूचियाँ, सहायक अनुसूचियाँ, ठीक है। और दूसरी है सापेक्षिक अनुक्रमणिका, ठीक है। और 3 खंडों की अगर बात करें तो अनुसूचियाँ हो जाएगी, ठीक है ना। अनुसूचियाँ देखो इसके अंदर है, अनुसूचियाँ हो गई है पहला खंड। दूसरा खंड है जिसके अंदर 2 सहायक अनुसूचियाँ हैं और सापेक्षिक अनुक्रमणिका, मतलब रिलेटिव इंडेक्स है। अब आपको पूछ सकता है कि रिलेटिव इंडेक्स कब आया, तो देखो दूसरे खंड में आ चुका है रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है ना, वॉल्यूम 2 में। अगर 3 खंडों की बात करें तो पहले खंड में सारणी है, दूसरे में अनुसूचियाँ, तीसरे में अनुक्रमणिका है। अगर चौथे जो 4 खंडों की अगर बात करें, इनमें 4 खंडों की, ठीक है ना, तो पहले में तो आपकी सारणी या परिचय कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे में अनुसूचियाँ हैं, तीसरे में भी अनुसूचियाँ, देखो बढ़िया यहाँ बात। और चौथे में हमें पता ही है सापेक्षिक अनुक्रमणिका है, ठीक है। यहाँ अनुसूचियाँ देखो किस प्रकार है, यहाँ अनुसूचियाँ आपके इस प्रकार है। पहले में से तो 0 से लेकर के दूसरे रूम में, दूसरे 0 से लेकर के 599 तक, ठीक है ना। पहले जो अनुसूची तीसरा वॉल्यूम है, और सॉरी दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम के अंदर 600 से लेकर के 999 तक, ठीक है ना, अनुसूचियाँ, या फिर जो हमारे मुख्य वर्ग दे रखे हैं वो वाले, या फर्स्ट समरी कह सकते हैं, ठीक है। बचती है जो चौथा खंड है वो सापेक्षिक अनुक्रमणिका हो जाएगी। अगर बेस माने कि देखो 1 मिनट, कि डीडीसी किस पद्धति के आधार है, तो याद रखें WT हैरिस पद्धति की, ठीक है ना, WT हैरिस। और ये WT हैरिस पद्धति किसकी है, तो बैंक का है, फ्रांसीसी बेकन, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होगा कि जो आधार है डीडीसी किसका आधार है, ठीक है ना। तो अगर WT हैरिस तक ऑप्शन में नहीं दे रहेगा तो आप फ्रांसीसी बेकन सीधा सही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। अगर हम साथ ही साथ में अब इस बात करें, इसमें जो मुख्य बात करें, ठीक है, इसमें 10 मुख्य वर्ग है, ठीक है। एक अगर आपको छोटी सी ट्रिक बताऊं, ठीक है ना, ठीक है, ट्रिक आप याद रख सकते हो, GPRS, LNTT है ना, और LG, ठीक है। इस प्रकार ये 10 मुख्य वर्ग हो जाएंगे, ठीक है, 10 मेन क्लास हो जाएगी। बात करें तो जो हमारा 0 है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 0 0। यहाँ देखो 30 रूल से लगता है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है, ठीक है ना। और अंत तक कौन है, 9 0 0, ठीक है। जी का मतलब जनरल होगा, ठीक है ना, जनरलिटीज, जिसमें कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, इंफॉर्मेशन, जनरल वर्क्स वगैरह, ठीक है। पी का आपका फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी वगैरह हो जाएगा। आर पर रिलीजन हो जाएगा, ठीक है। एस पर सोशल साइंस हो जाएगा, ठीक है। एल पर लैंग्वेज हो जाएगी। एन पर नेचुरल साइंस है, ठीक है ना, विथ मैथमेटिक्स है। टी पर टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, जो हम सुनते हैं टेक्नोलॉजी, जो इसके अंदर आपके अंदर अप्लाइड साइंस आ जाएगी, ठीक है। इस टी का मतलब अलग अलग निकलता है, ठीक है ना। आप यहाँ ए भी लिख सकते हो, LNTA, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स आती है, या फिर दे आर्ट्स कह सकते हो। एल का मतलब लिटरेचर है, ठीक है ना, और लिटरेचर के साथ में आप रेथेट्री कह सकते हो, ठीक है। और देखो जो जी है, इसमें देखो जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों आते हैं, ठीक है ना, इंक्लूड कर रखा है, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों इंक्लूड कर रखे इसमें जी में, ठीक है, जो कि 9 नंबर पर आते हैं, ठीक है ना, 9 0 0, ठीक है। अब देखो जहाँ डॉट लगता है इनमें, एक देखो डॉट है, डॉट का इसका मतलब, अगर अंकन की बात करें इसमें देखो डीडीसी में, कि अंकन किस प्रकार का होता है, हमें पता है
कि डीडीसी शुद्ध अंकन पर आधारित है, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि इसमें कोई सा भी चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता कि हम डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं ना। हालांकि देखो वो ब्रैकेट्स हो गए, तो जो एस्ट्रिक हो गया और साथ साथ में डगर हो गया, ये चीज़ें अलग है, ठीक है ना। अगर इनकी देखें, अगर डॉट की हम देखें 30 के बाद डॉट लगाते हैं, ये लगाने का रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने को शैली को इजी बनाने के लिए और अपने आँखों को एक छोटा सा विराम मिल सकता है। जैसे कि अगर 6 अंकों का अक्षर हम देखें तो पढ़ नहीं पाते सीधा, तो अगर 0 0 0 .0 0 0 तो एक तरीके से कैसे आसान हो जाता है, ठीक है ना, सरल हो जाती भाषा। अब देखो 3 समरी इसमें बात करें, ठीक है, कितनी समरी है, 3 समरी है टोटल, ठीक है। पहली समरी में 10 मुख्य वर्ग आते हैं, दूसरी समरी में जो 100 उप विभाग है या फिर उपवर्ग है या फिर सेक्शन कह सकते हो, इसको देखो माइन्यूट डिवीज़न कहते हैं, माइन्यूट डिवीज़न, ठीक है। इसको आप कह सकते हो सब डिवीज़न, ठीक है, सब डिवीज़न, ठीक है, इसको सब डिवीज़न बोल सकते हो आप। और जो तीसरी आपकी समरी होती है, ठीक है, सब डिवीज़न कह सकते हो या फिर सेक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट, सेक्शन इसको नहीं बोलते, एक मिनट, सेक्शन तो तीसरी को बोलते हैं, तीसरी समरी को, है ना। जो तीसरी है उसके अंदर 100 उपवर्ग आते हैं, सॉरी 1000 तो इसके अंदर दूसरी समरी में 10 पहली में मेन क्लास जिसे माइन्यूट डिवीज़न कहते हैं, दूसरा जिसके अंदर सब डिवीज़न कहते हैं, तीसरा जो सेक्शन होता है, ठीक है, उपवर्ग, ठीक है। इस प्रकार की ये 3 समरी आपको ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं जो डीडीसी की विशेषता क्या क्या है। अगर देखें, अगर तो मोटा मोटी देखें हम, तो इसके अंदर देखो सार्वभौमिक पद्धति है क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सल है, ठीक है। पक्ष विश्लेषण संश्लेषण पद्धति है 18वें संस्करण के बाद में। दशमलव अंकन का प्रयोग होता है, बिल्कुल सरल पद्धति है, बिल्कुल है। और हेरार्किकल नोटेशनल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है हेरार्की जो हेरार्किकल नोटेशन है ना, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हेरार्किकल नोटेशन, या फिर आप कह सकते हो सापेक्षिक अंकन, ठीक है ना, सोपानिक अंकन, सतत भी है, ठीक है ना। सामान्य विशिष्ट काल सारणियाँ भी इसके अंदर है, सापेक्ष अनुक्रमणिका है इसके अंदर है, संबंधित लोकेशन भी है इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब फिक्स्ड लोकेशन का प्रयोग है। और संशोधन सतत संशोधन पद्धति है, परिगणनात्मक पद्धति है, शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, स्मृति सहायक अंकन का प्रयोग होता है, योजक विधियों का प्रयोग होता है, समरीज है, फोनिक शेड्यूल्स है और भी अन्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर, देखो हमने बात की कि जो डगर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, वो क्या चीज़, वो आपको एक बार बताऊं। ठीक है साथियों, जो देखो हम एक बार बात करते हैं, सबसे पहले तो चौकोर की बात करते हैं, ठीक है ना, जो बड़ा कोष्ठक कह सकते हैं या फिर चौकोर कह सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग क्यों होता है, जो ए प्रयुक्त, ठीक है ना, या फिर ए प्रयुक्त या फिर ए प्रयोगार्थ या फिर स्थगित या फिर वैकल्पिक कह सकते हो, ठीक है ना, जो वर्गांक होते हैं, ठीक है। मतलब कि न तो प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयोग में कभी लिए नहीं जाते या फिर उनको रद्द किए हुए हैं या फिर वैकल्पिक होते, इच्छुक होते हैं या फिर पड़े हैं बरसों से, ऐसे कह सकते हो, उनका कोई यूज़ नहीं है, मतलब कि नॉन यूजेबल है। उन वर्गों के अंदर हम उन वर्गों को हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं या फिर बड़ा कोष्ठक में डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हम चिन्ह पढ़ते हैं, 3 चिन्ह पढ़ते हैं, एक डगर पढ़ते हैं, एक तारांकन पढ़ते हैं और एक कोष्ठक पढ़ते हैं बड़ा, लेकिन वो कोष्ठक इनमें प्रयोग नहीं होता। उन कोष्ठकों का एक अलग अलग वैल्यूज़ है। बड़ा कोष्ठक प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसे हम वर्गांक होते हैं, उन वर्गांकों में हम कभी प्रयोग भी नहीं लेते हैं। उसका मतलब उस वर्गांक को हम बड़ा कोष्ठक में डाल देंगे, इसका मतलब ये प्रयोग जो वर्गांक है कभी काम नहीं आता। इसका मतलब डीडीसी में इस बड़ा कोष्ठक का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन इस वर्गांक की विशेषता है बड़ा कोष्ठक कि ये वर्गांक कभी प्रयोग में नहीं होता है, ठीक है। बात करें तारांकन की, कि तारांकन क्या चीज़ है, ठीक है ना। तारांकन को हम फुटनोट में दर्शाने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि आप चाहिए, अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, एक छोटा शब्द दे दिया वर्गांक, ठीक है, ठीक है। वर्गांक क्या चीज़ है, इसको हम दर्शाने के लिए उस पर तारांकन कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो हमारी लाइन आती है, जो बुक्स आती है, उसके नीचे हम लिख देते हैं फुटनोट डाल करके,
वर्गांक क्या है, वर्गांक की हम डेफिनेशन लिख देंगे पूरी की पूरी, ठीक है। इसी प्रकार उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम तारांकन का प्रयोग करते हैं। और डगर की बात करें तो जो हम डगर का मतलब उसमें हम ऐसे करते हैं, जैसे डगर का प्रयोग इसके लिए होता है विशेष तौर से, अगर तारा जो फुटनोट होते हैं, ठीक है ना, फुटनोट के लिए होता है डगर का प्रयोग। डगर का मतलब प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये तीन चिन्ह हम डीडीसी में देखते हैं, ये वर्गांक की विशेषता बताते हैं स्वयं एक आप अपने आप में, ठीक है ना। अगर इसके अंदर टिप्पणियों की बात करें तो वर्गांक को जो निर्धारित करने के लिए इसमें जो प्रयुक्त टिप्पणियाँ वो 7 टिप्पणियाँ हैं। शीर्षक है, केंद्रीय शीर्षक है, उदाहरण टिप्पणी है, समावेश टिप्पणी है, अनुदेश टिप्पणी है, जो कि स्वयं 7 टिप्पणियों में वर्गीकृत है। 6वीं परिभाषा एवं क्षेत्र टिप्पणी है और 7वीं पूर्ण प्रयुक्त टिप्पणी है, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सिलरी टेबल्स की बात करें तो 2 टेबल्स हैं, जिसमें सामान्य एकल्स और विशिष्ट एकल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो सामान्य एकल होता है, ठीक है, एक बात करते हैं, हमने ऑक्सिलरी टेबल की बात करते हैं, सहायक टेबल्स की, ठीक है। ऑक्सिलरी टेबल की बात करें, इसके अंदर हमने 2 टेबल देखे हैं, ठीक है ना। एक तो होती है सामान्य एकल, ठीक है, एक विशिष्ट एकल। अब देखो इनमें हम चीज़ें क्या क्या पढ़ते हैं सामान्य एकल और विशिष्ट एकल में, ठीक है। इसमें जो 1 2 3 4 टेबल्स हैं कंटिन्यू, जो हमारे निरंतर 4 टेबल हैं, ठीक है। 7 टेबल होती हैं, जो वर्तमान में 7 टेबल हैं। 4 टेबल हम सामान्य एकलों में पढ़ते हैं, और 5 6 7 जो 3 टेबलें पीछे की बचते हैं वो पढ़ते हैं विशिष्ट एकलों में, ठीक है ना। हम बात करते हैं जो है टेबल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये टेबल्स हम 19वें संस्करण के संदर्भ में पढ़े हैं, ठीक है ना, 19वें संस्करण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ये भी चीज़ आप नोट कर ले, 19वें संस्करण के संदर्भ में ये सारी टेबल में पढ़ रहे हैं। पहली टेबल हमारी है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ठीक है, पहली क्या है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ठीक है। और दूसरी आपकी है जियोग्राफिकल एरियाज़ या हिस्टोरिकल एरियाज, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एरियाज़, ठीक है। तीसरी आपकी हो गई इंडिविजुअल लिटरेचर, ठीक है। और चौथी आपकी होगी इंडिविजुअल लैंग्वेज, ठीक है। 5वीं आपकी हो जाती है रेशियल इथेनिक नेशनल ग्रुप, ठीक है। 6वीं आपकी हो जाती है लैंग्वेज, और 7वीं आपकी हो जाती है प्रश्न, ठीक है। ये आपके पास 7, ये आपके सामने 7 टेबलें हैं, ठीक है ना। इन टेबलों की देखो विशेष सूचना, इन टेबलों की विशेष पहचान भी है, ठीक है ना, जो आपको आनी चाहिए या फिर, ठीक है ना। अगर विशेष है, इनकी जो विशेषता है खुद में स्वयं में, ठीक है ना, वो क्या है, जो पहली टेबल है इनकी विशेषता क्या है, ये सातों 7 टेबल अपने आप में कुछ कुछ विशेषता रखती है। पहली टेबल की अगर बात करें जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, ये टेबल जो मुख्य वर्ग होते हैं, जो मेन क्लास होती हैं, ठीक है ना, जो मुख्य वर्ग होते हैं उनके साथ ही ऐड होते हैं। पहली बात तो ये इनकी विशेषता है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जो मेन क्लास के साथ में सीधा संबंध कौन बना सकती है, या फिर सीधा संबंध नहीं कह सकते हम, हाँ सीधा जुड़ कौन जाती है, कौन सी टेबल जुड़ जाती है, तो याद रखें जो पहली टेबल है, ठीक है, आपके पहली टेबल है वो सीधी की सीधी मेन क्लास या फिर माइन्यूट डिवीज़न के साथ में जुड़ सकती है। दूसरी टेबल की विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ी टेबल है, ठीक है, 273 पेज की, ठीक है। और तीसरी टेबल जो इंडिविजुअल लिटरेचर है वो किसके लिए, तो याद रखें जो 800 नंबर पर कौन आता है, जो लिटरेचर एंड रेथोरिक आती है, जो हमारी मेन क्लासेज है, ठीक है ना, उनके लिए विशेष तौर से प्रयोग होती है टेबल। अगर डिवीजनों की बात करें तो 810 से लेकर के 890 तक डिवीजनों में प्रयोग होती है सिर्फ तीसरी टेबल। दूसरी तो अपने आप में सबसे बड़ी है, ठीक है ना, हम तीसरी टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल लैंग्वेज है ये विशेष तौर से अपने 800 के लिए प्रयोग होती है, ठीक है ना। 800 जो मेन क्लास है, लिटरेचर विद रिथोरेटिक, ठीक है ना। जो अगर डिवीज़न की बात करें, जो 810 और 890 के मध्य जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके लिए ये विशेष तौर से प्रयोग होती हैं, ठीक है साथियों। बात करते हैं हम 4 नंबर सारणी जो इंडिविजुअल लैंग्वेज है, ये देखो विशेष तौर से जो 4 नंबर जो 400 पर आती हैं, जो लैंग्वेज आती है, ठीक है, जो वर्गांक आता है, जो वर्ग आता है 400 पर, जो लैंग्वेज, उसके अंदर 420 से लेकर के 490 तक कौन 4 नंबर टेबल, 420 से लेकर के 490 तक जो डिवीज़न होते हैं उन डिवीज़नों के लिए मुख्यतः ये टेबल प्रयोग होती हैं। अब इनकी देखो अलग अलग आप भांति ये, ठीक है ना, ये
जो लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो पर्टिकुलर अलग अलग भाषा के लिए जो ये व्यक्ति वाली आपको याद रखें, जो 22वें संस्करण में 5वें में ऐड कर दी, ठीक है ना। जो 5वीं रेशियल इथेनिक नेशनल ग्रुप इनमें ऐड कर दी। विशेष जो इनकी बड़ी बड़ी अगर कह सकते हैं तो ये एक मोटी मोटी विशेषता हम देख सकते हैं। हालांकि इनको जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत गहरी होती है, हम सब जानते हैं। 7 सारणियाँ बहुत बड़ी है, इनके अंदर कितना समावेश है, पूरी डीडीसी समावेशित कर रखी है 6 सारणियों में। तो जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन आपको विशेष या फिर मोटा मोटी कह सकते हैं इनके अंदर ये विशेषता है। जैसे पहली सारणी है सीधे वर्गों के साथ में ऐड कर सकते हैं, दूसरी सारणी सबसे बड़ी है, ठीक है। साथ ही साथ में आप याद रखें जो चौथी सारणी है आपकी वो सबसे छोटी भी है, ये भी याद रखें, ठीक है ना। तीसरी सारणी जो 800 मेन क्लास के साथ में डिवीजनों के साथ में 810 से 890 के साथ ही प्रयोग होती है, ठीक है। चौथी जो 400 मेन क्लास है उनकी 420 और 490 जो डिवीज़न है उनके साथ ही प्रयोग होती है, साथ ही साथ में सबसे छोटी भी है। इस प्रकार से जो हमारी ये मोटा मोटी विशेषता कह सकते हैं, ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से हम एक बार डीडीसी का मोटा मोटी या फिर ऊपर से एक शॉर्ट टर्म से कह सकते हैं हमने इसका रिवीजन किया है, ठीक है ना। देखो इसके अंदर फिक्स लोकेशन होती है, स्मृति सहायक अंकन होता है, मतलब निमोनिक्स नोटेशनल होता है, और हिरार्किकल नोटेशंस होता है, ठीक है ना। सतत संशोधन पद्धति भी इसके अंदर देखने को मिलती है। योजक विधियों का प्रयोग हम इनके अंदर करते हैं, ठीक है ना। समरी हमने बात की है, ठीक है ना। चलते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या, देखो रिलेटिव इंडेक्स की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की गई। कौन से संस्करण में रिलेटिव इंडेक्स की फिर पहली बार, क्वेश्चन देखो डीडीसी के किस संस्करण में रिलेटिव इंडेक्स की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की गई। 10वें संस्करण में, 12वां में, 14वां में या फिर देखो इन संस्करण के अकॉर्डिंग अगर बात करें हमने, देखो पहले से 1 से लेकर 15 तक हमने कितने एक खंड देखा, ठीक है। फिर 16 और 17 में हमने 2 खंड देखे, ठीक है। 16 और 17 में 2 खंड देखे हमने। फिर 18 और 19 में 3 खंड देखे, और बाकी में बच्चे 4 खंड देखे, ठीक है। इनमें हमने बात की पहले में अनुसूचियाँ होती है, ठीक है। इसके अंदर 2 भाग हमने देखे, जिसके अंदर पहले में सहायक अनुसूचियाँ होती है और दूसरे में सापेक्षिक अनुक्रमणिका होता है। मतलब इंडेक्सिंग हम 16वें संस्करण से प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। 16वें 17वें संस्करण से इंडेक्सिंग का प्रारंभ हो जाता है, 17वें संस्करण से, और दूसरा वॉल्यूम कह सकते हैं, ठीक है। अगर इन ऑप्शन देखो 10वें में, 12वां में, 14वें में, 15 में नहीं है, तो इसका मतलब पहली बार कौन से संस्करण में प्रस्तुत की गई, तो हम कह सकते हैं जो डी है हमारा 15वां, जो 15वां सेक्शन है, जो 15वां संस्करण है, जो अंततः जो लास्ट के जो अंतिम के पेज हैं वहाँ पर अपने को सापेक्षिक अनुक्रमणिका देखने को मिलती है खंड के, ठीक है ना। और 16वें संस्करण में हम देख ही रहे हैं सापेक्षिक इंडेक्सिंग आ जाती है, देखो 15वां एडिशन, ठीक है। 3 नंबर की बात करते हैं। टेबल 3 है इन डीडीसी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। डीडीसी में टेबल 3A का प्रयोग साहित्य कृतियों के किस पहलू को दर्शाने के लिए किया जाता है। पहली बात तो आपको टेबल 3 याद होनी चाहिए कि टेबल 3 कौन सी है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं है, फॉर्म डिवीजन, जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, सीधा करते हैं 2 तो। देन बस्ती ऑथर नोटेशन, देखो ऑथर नोटेशन नहीं होती है, सीधा नहीं है। ऑथर नोटेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्म डिवीजन के लिए सीधी कौन से पहलू को दर्शाने के लिए, तो फॉर्म डिवीजन को, ठीक है ना। हमने बात की है ना, ठीक है ना, 810 से लेकर के 90 तक के डिवीजनों पर तीसरी सारणी हम, ठीक है ना। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द नंबर 808.02 रिप्रेजेंट इन डीडीसी। ये अगर आपको डिवीजन याद है तो आप इन क्लास का क्वेश्चन को सीधे के सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑथरशिप के लिए होता है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। निमोनिक्स कैरेक्टर्स इन डीडीसी नोटेशंस इज प्रिजर्व्ड। डीडीसी संकेतों में स्मृति विशेषता को किसके माध्यम से संरक्षित किया जाता है। डेसिमल पॉइंट्स, रिलेटिव इन क्लासिफिकेशन, हायरार्की पैटर्न्स या स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। तो याद रखना जो हायरार्की पैटर्न होता है, ठीक है ना। संकेतों स्मृति विशेषता मतलब कि हमारा एक तरीके से हम इस प्रकार ले सकते हैं, ठीक है ना। गांव, ठीक है, तहसील, मतलब ग्रामीण स्तर से वो अगर ऊपर उठते हैं, ठीक है ना, और हम
जिला परिषद तक आते हैं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट तक आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक आते हैं, वो एक हायरार्की पैटर्न होता है। वो मतलब कि आसान बनाता है विशेषताओं को, ठीक है ना, सरल हो जाती है विधि। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, विच रूल इन डीडीसी हेल्प्स टू डिसाइड द प्रॉपर प्लेसमेंट व्हेन मोर देन वन नंबर इज एप्लीकेबल। डीडीसी में जब एक से अधिक संख्या लागू होती है तब उपयुक्त स्थान निर्धारित हेतु नियम स्थान या कौन सा नियम सहायता करता है, कैनन ऑफ सर्टेनेबिलिटी या देखो मैंने सबसे पहली बात की, जब एक से अधिक संख्या लागू होती है मतलब 1 2 3 लागू होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो रूल ऑफ 3 लागू होता है। कौन सा 3 0 वाला नियम हम यहाँ पर लागू करते हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ 0 का महत्व भी है इसमें, ठीक है ना, याद रखें रूल ऑफ 0 का भी महत्व है। फर्स्ट ऑफ 2 रूल्स भी है, कैनन ऑफ जो सर्टेनेबिलिटी है, यह चीज़ें लगाए हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेबल 6। अब सीधा सा हमें पता है, अगर आपको पढ़ा है इस क्वेश्चंस को तो आप सीधे कर लेंगे। जो आपको टेबल 6 का आपको मतलब पता है या फिर टेबल 6 का आपको नाम पता है तो इस टेबल को आप सीधा कर लोगे, लैंग्वेज टेबल है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टेबल का नाम पता है तो सीधा आप कर सकते हो कि हाँ बी है, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप ढूंढते ही रह जाओ कॉन्टेंट्स है, डिविजन है, पीरियड्स है, क्या चीज़ है। बात करते हैं 8 नंबर, इन डीडीसी 370 इज द मे क्लास नंबर 4। जो 370 किस विषय के लिए, वर्ग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलीजन के लिए है, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना। 300 पर क्या आता है हमें पता है, सोशल साइंस आता है, ठीक है ना। सोच के देखो क्या आएगा। ठीक है ना, आप 300 के चक्कर में ऐसे नहीं जाना, 300 पर सोशल साइंस आता तो आप सोशल साइंस में चिपका दो, नहीं होगा। 370 मेन जो एजुकेशन है, ठीक है ना, जो हम सीसी के अंदर टी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टेबल 1 इन डीडीसी। फिलोसॉफी एंड थ्योरी, हमने टेबल 1 पढ़ी है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ठीक है, जो कि सीधी की सीधी मेन क्लास के साथ में जुड़ती है। फिलोसॉफी एंड थ्योरी है, सीरियल पब्लिकेशन है, एजुकेशन रिसर्च है, रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना, मतलब सारे के सारे सही है, ठीक है ना। बायोग्राफी सही है, इसका मतलब गलत कौन सा है, 01 पर फिलोसॉफी, डी होगा, ठीक है। 21 पर नहीं है बायोग्राफी, ठीक है ना, 092 बायोग्राफी है, ठीक है ना, 21 पर नहीं है। Who was responsible for the complete revision of DDC 5th edition, ठीक है। DDC के 15वें संस्करण के पूर्ण निरीक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है। देखो यहाँ अगर आप संपादक की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, पूर्ण निरीक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो याद रखना कोमारोमी जी है। बात करते हैं 11 नंबर, यूडीसी वॉज, याद यहाँ से देखो 11 नंबर क्वेश्चन से हम यूडीसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यूडीसी वॉज ओरिजिनली और डिराइव्ड फ्रॉम विच क्लासिफिकेशन स्कीम, मतलब कि डीडीसी कौन सी वर्गीकरण प्रणाली से विकसित होती है, तो हमें पता है यूडीसी डीडीसी से विकसित होती है, बेस कह सकते हैं, जो 5वां संस्करण है, ठीक है ना। बात करते हैं हम यूडीसी की, ठीक है, मोटा मोटी अगर बात करें थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक है। यूडीसी स्वयं आई कब, 1905 में आई थी। लाने वाले कौन है, पॉल हॉटलैंड व हेनरी अलोफोंटेन, ठीक है ना। देखो अगर साथ ही अगर बात करें निर्माण कब हुआ तो 1895 में डीडीसी का यूडीसी का निर्माण है, ठीक है, ठीक है ना साथियों। 1895 में निर्माण है और प्रकाशन आपका 1905 में है, ठीक है ना। मुख्यालय की बात करें तो हॉलैंड है, ठीक है ना, डी हेग में, हॉलैंड डी हेग, ठीक है। इसके कुल संस्करण कितने आ चुके हैं, 7 संस्करण आ सके, जिसके अंदर 4 तो देखो पूर्ण है,
ठीक है ना, और 3 एब्रिज्ड है या फिर संक्षिप्त कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम मोटा मोटी सीधे संस्करणों की बात करते हैं, ठीक है ना, सीधे संस्करणों पर ही आते हैं। अब देखो अगर यहाँ थोड़ी बात अगर देखें हम, ठीक है, तो हम देख सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है, और हेनरी लो फोंटेन, ठीक है, इनके जो जन्म कब हो रखा है, हालांकि इतना डेप्थ पूछने का चांस नहीं है। पॉल ओडले का जन्म हो रखा 1868 में, और मृत्यु कब हो रखी इनकी याद रखें 44 में हो गई, ठीक है। और हेनरी लो फोंटेन की अगर बात करें 1854, ठीक है, और 1943 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। इनको फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और इनको नोबेल प्राइज़ जो शांति के क्षेत्र में 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है ना, किनको, हेनरी लो फोंटेन को। अब इनकी अगर संस्करणों की बात करें, ठीक है, संस्करण जो 4 संस्करण पूर्ण संस्करण है वो 1905, ठीक है, 1927, 1934 और 1943, ठीक है। देखो पहला संस्करण फ्रेंच में है, किस में, फ्रेंच में, दूसरा भी फ्रेंच में है, तीसरा जर्मन में है, चौथा इंग्लिश में है, मतलब अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन साथ में ये बात भी याद है कि जो तीनों आया संक्षिप्त संस्करण है वो तीनों को 3 अंग्रेजी में है, ठीक है ना, तीनों को 3 अंग्रेजी में आए। कब 1948 में, 57 में और 61 में, ठीक है ना। आज 57 में आ रखे और 48 में है, और साथ ही साथ में एक 61 में है, ठीक है ना। और इनका जो नवीनतम संस्करण है यूडीसी का, तो वो याद रखें आप, यूडीसी MRF, ठीक है ना, अलग का कलर से हम लिखते हैं, आपको थोड़ा दिखेगा, यूडीसी MRF, ठीक है ना, जो कि आया कब 2012 में, ये भी साथ साथ में याद रखें, ठीक है ना, जिसे हम यूडीसी मास्टर रेफरेंस फाइल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है, मिक्स्ड है, ठीक है, नोटेशन 3 अंकों के बाद नोट का प्रयोग इसमें भी होता है, डॉट का, ठीक है। संक्षिप्त संस्करणों को 13 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है, ठीक है। नवीनतम संस्करण 50 भाषाओं में कवर है। ये चीज़ें आप थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें आप थोड़ी याद रखें, ठीक है ना। ये एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम भी है, और अगर देखें अगर ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम ये स्वयं में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर इसके अंदर अगर देखें, ठीक है ना, इसके अंदर सेम वो भी है GPRS LNTT वाला, ठीक है, आप वही याद रखें। लेकिन 4 पर जो लैंग्वेज थी, ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। इसको 400 से हटा करके इसमें 400 MPT है, 400 से इसको लैंग्वेज को हटाकर 800 में डाल दिया है, ठीक है ना। सो लिंग्विस्टिक लिटरेचर के साथ में इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें यूडीसी की, तो इसका 2 पार्टों में स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यूडीसी की स्ट्रक्चर कितने पार्टों में, 2 पार्टों में यूडीसी का स्ट्रक्चर है, यूडीसी, ठीक है। 2 पार्ट कौन से, एक तो फर्स्ट ज्ञान जगत का विभाजन कर रखा है इसमें, ठीक है ना, ज्ञान जगत का, और दूसरा है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। अब देखो ताजुब की बात यह है कि जो हमारा ज्ञान जगत है, ठीक है, जो ज्ञान जगत का विभाजन, इसको अब वापस हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके हम पहली इसमें टेबल रखते हैं सिस्टमेटिक टेबल्स, ठीक है, और दूसरी टेबल रखते हैं ऑक्सिलरी टेबल्स, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सिलरी टेबल को वापस 2 भागों में पुनः डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स हो जाएगी, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स, और दूसरी आपकी हो जाएगी स्पेशल ऑक्सिलरीज, ठीक है। इसके अंदर A से I तक टेबल्स आपको देखने को मिलेगी, और स्पेशल में आपको K टेबल देखने को मिलेगी। ये एक तरीके से कह सकते हैं बेस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हालांकि अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स को आपको मैं भाग बताऊंगा, ठीक है। ये मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है यूडीसी का, ठीक है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर इतना ही है। अब इन चीज़ों को हमें थोड़ा डेप्थ, ठीक है ना, यूडीसी में 2 होते हैं, ज्ञान जगत पर, ज्ञान जगत का विभाजित कर रखा है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स में। ज्ञान जगत को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा, सिस्टमेटिकल टेबल्स, जिसमें हम इसके अंदर हम 10 पढ़ते हैं, ठीक है ना, 10 जो मुख्य वर्ग होते हैं इसके साथ साथ पढ़ते हैं। जो टेबल्स होते हैं सारी की सारी ऑक्सिलरी टेबल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी टेबल को हमने 2 भागों में कन्वर्ट कर रखा है या फिर डिवाइड कर रखा, ऑक्सिलरी टेबल्स, ठीक है ना, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और
स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल, ठीक है। कॉमन ऑक्सिलरी टेबल में टेबल्स आपकी ए से लेकर के आई तक टेबल्स आती है, और स्पेशल्स में ए की टेबल आती है के, ठीक है ना। जो अपोस्ट्रोफ वाली हम जानते हैं, ठीक है ना, डॉट नेट सीरीज़ वाली वो सीरीज़, ठीक है ना, इसके जिसके अंदर 3 सिंबल्स हम देखते हैं के सीरीज़ के अंदर, ठीक है ना, 3 सिंबल हम देखते हैं के, जो स्पेशल हमारी ऑक्सिलरी टेबल है, ठीक है। बिना देरी के हम सीधा चलते हैं टेबलों की ओर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी है, इनके अंदर टेबलों से क्वेश्चन पूछते हैं सीधा। तो हम करेंगे जो कॉमन ऑक्सिलरीज टेबल है हमारी, ठीक है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल जो ए से लेकर के हम ए से लेकर के आई तक पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन टेबलों को जल्दी फटाफट देखेंगे सिंबल्स के तौर पर, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं। पहली टेबल हम लेते हैं हमारी कॉमन ऑक्सिलरी टेबल के अंदर ए टेबल, ठीक है। ए टेबल में आप याद रखें एडिशन, कोऑर्डिनेशन, एक्सटेंशन के लिए होती है, ठीक है। अब प्लस होता है जो कोऑर्डिनेशन के लिए होता है या फिर एडिशन के लिए होता है, और साथ ही साथ में याद रखें जो स्लैश होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम पहली टेबल जो ए हमारी कॉमन ऑक्सिलरी टेबल है, ठीक है ना, इसमें हम एकलों को बोलते हैं कॉमन ऑक्सिलरी साइन। यहाँ अलग अलग थोड़ा लपड़ा, अलग अलग सारणियों में हम अलग अलग एकलों को अलग अलग नाम देंगे, कॉमन ऑक्सिलरी साइन देंगे, कहीं पर कॉमन ऑक्सिलरी नंबर भी देंगे, ठीक है। पहली जो सारणी है उसके अंदर कॉमन ऑक्सिलरी साइन हम नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर प्लस की बात करें, इसके अंदर हम 2 मार्क्स या फिर सिंबल देखेंगे टेबल नंबर ए के अंदर। एक तो हमारा डगर हो गया जो प्लस कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट और एडिशन के लिए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट और एडिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का। और स्लैश, ठीक है, स्लैश का हम जो प्रयोग करते हैं स्लैश का, ठीक है ना, वो करते हैं कॉन्जेक्टिव और मतलब इस विस्तार कह सकते हैं, एक्सटेंस, ठीक है ना, एक्सटेंशन, ठीक है ना, इसके लिए हम स्लैश का प्रयोग करते हैं। और कोऑर्डिनेशन और एडिशन के लिए हम डगर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी पहली टेबल, अगर इसके अंदर देखो हम देखें 2 या 2 से अधिक हम एकल घेर लगातार यूडीसी में अगर कनेक्ट करने के लिए हमें प्लस का, अगर लगातार अगर हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो अब एकल होते हैं, ठीक है ना, कॉमन ऑक्सिलरी साइन है, ठीक है ना। अगर ए निरंतर आते हैं तो आपको प्लस से जोड़ना है, अगर निरंतर आते हैं, देखो मैं आपको विषय सीधा बताता हूँ, ठीक है ना। प्लस किसके लिए होता है, स्लैश किसके लिए होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार आपके सीधा आ रहे हैं, मतलब लगातार संख्या दे रहे हैं, तो आपको 1 से लगाकर स्लैश करके 4 लगा देना है। ये तो आपका सीधा का सीधा हो जाएगा स्लैश वाला। अगर 1 4 3 इस प्रकार से दे रहा है तो 1 + 4 + 3 इस प्रकार से आपको इसको करना है, ठीक है ना। इस पर पता चल गया होगा प्लस के लिए और स्लैश के लिए। ये तो लगातार होता है 1 2 3 4 है तो सीधा 1 स्लैश 4 कर दो। अगर 1 4 5 3 है तो प्लस करना होगा 1 + 4 + 3 + इस प्रकार आपसे प्लस में जोड़ना है, ठीक है। बात करते हैं अगली हमारी, ठीक है, आगे की टेबल की बात करते हैं, टेबल बी की बात करते हैं, ठीक है। टेबल BBCS में आती है, ठीक है ना, केस में आती है। इन चीज़ों को आप थोड़ा जल्दी याद रखें, जल्दी या फिर ज़रूर याद रखें, ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। टेबल बी में हम देखेंगे कोलन, ठीक है, कोष्टक और सेमीकोलन, ये 3 चीज़ें हमें टेबल बी में देखना है, ठीक है। ये सिंपल रिलेशन दर्शाने के लिए होता है, ये ग्रुपिंग करने के लिए होता है, और ये ऑर्डर फिक्सिंग के लिए होता है। ये चीज़ याद रखें, ठीक है ना। अगर सिंपल रिलेशन अगर बात करें, मैं कह सकता हूँ अगर क्रम आप आगे पीछे हो तो आपको सिंपल रिलेशन के लिए ये कॉलन यूज़ करना। क्रम अगर आगे पीछे नहीं हो, कंटिन्यू हो, ठीक है ना, तो ये फिर आप ऑर्डर फिक्सिंग के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करें, ठीक है ना। बात करते हैं टेबल सी, ठीक है, बात करते हैं टेबल सी की। टेबल सी की बात करें अगर, ठीक है, टेबल सी के अंदर एक ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वल साइन देखने को मिलेगा, जो कि लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। इसमें भी एकल को आप कैन बोलोगे, क्या बोलोगे, कैन।
CAN, ठीक है, कॉमन ऑक्सिलरी नंबर होगा इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर टेबल ए के और बी के अंदर हम कॉमन ऑक्सिलरी साइन बोलते हैं एक लोगों, सी के अंदर कैन बोलेंगे कॉमन ऑक्सिलरी नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल आगे डी का, ठीक है, टेबल डी, इसमें कौन कौन से साइन होते हैं देखो। टेबल डी के अंदर हम साइन 1 देखेंगे जो होता है फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के लिए होता है, 0 डॉट 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 ये, ठीक है ना। ये भी कैन होता है, याद रखें, ठीक है ना, इसमें इस प्रकार मैं कैन लिख रहा हूँ। टेबल ई की बात करें अगर, ठीक है, टेबल ई की बात करें, ठीक है, टेबल ई की बात करें, देखो टेबल ई में क्या होता है, टेबल ई में होता है आपका पैलेस, ठीक है ना, स्थान को दर्शाने के लिए। तो याद रखें 1/9 स्थान को इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है ना। ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ई हो गई। देखो ए में तो हम देखो प्लस, ठीक है, और स्लैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, टेबल ए में। एक मिनट में आपको वापस तो ये थोड़ा सीधा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है, टेबल ए, ठीक है, टेबल ए में तो हम प्लस और स्लैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्लस और स्लैश का, जो कि ये भी केस की है, ठीक है ना, मतलब कॉमन ऑक्सिलरी साइन है। टेबल बी भी केस की है कॉमन ऑक्सिलरी साइन के लिए, जिसके अंदर हम कोलन जो बड़ा कोष्टक और सेमी कोलन, ठीक है ना, ये सिंपल रिलेशन को दर्शाने के लिए, ये ग्रुपिंग के लिए होता है, और ये फिक्सिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, या ऑर्डर फिक्सिंग के लिए कह सकते हैं। और सी हमारे टेबल में लैंग्वेज होता है। आपको देखो याद रखना, इस प्रकार सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, रिलेशन के लिए कौन सी टेबल जिम्मेदार है, तो टेबल बी होगी, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए कौन सी टेबल जिम्मेदार है, तो टेबल ए होगी, ठीक है ना। और एक्सटेंशन के लिए कौन सा सिंबल जिम्मेदार है, तो स्लैश हो जाएगा। एडिशन के लिए कौन सी टेबल जिम्मेदार है, तो टेबल ए होगा। सिंबल कौन सा है, तो ए प्लस हो गया, ठीक है। और सिंपल रिलेशन दर्शाने के लिए तो कोलन है, ग्रुपिंग के लिए और कोष्टक है, बड़ा कोष्टक। और आप फिक्स और ऑर्डर फिक्सिंग के लिए तो आप कह सकते हो सेमी कोलन के लिए टेबल बी जिम्मेदार। लैंग्वेज के लिए टेबल सी जिम्मेदार है। और डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी है, तो डी है। साइन भी आप इन चीज़ों का साथ साथ में याद रखें। टेबल ई की बात करें तो स्थान के लिए जिम्मेदार है 1/9 के लिए, ठीक है। टेबल एफ की बात करें, टेबल एफ, ठीक है, टेबल एफ की अगर बात करें, ये भी कैन के अंदर आती है। ये देखो रेशियल इथेनिक नेशनल के लिए है, ठीक है ना, रेशियल इथेनिक नेशनल ग्रुप है टेबल एफ का नाम। ये देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखो इसके अंदर देखो, ठीक है भैया, कि फर्क था थोड़ा सा मामूली, इक्वल कर सकते हो, फिर डॉट डॉट आते हैं, फिर कोष्टक में, ठीक है ना। इसमें आपको कोष्टक देखने को नहीं मिलेगा टेबल सी के अंदर, फर्क इतना ही है बस, याद रखें, ठीक है। ए हो गई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अगर जी की बात करें तो जी होता है टाइम के लिए, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं अब जी की, टेबल जी की बात करें, ठीक है। टेबल जी में होती है टाइम के लिए, होती है किसके लिए होती है, टाइम के लिए। और इसमें याद रखें डबल सिंगल इन्वर्टेड कोमा होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कोमा आपकी दिखते है तो आपको समय के लिए उसको सही करना है, ठीक है ना। और डबल ये देखो, ये भी कैन के लिए जिम्मेदार है, कॉमन ऑक्सिलरी साइन, मतलब देखो सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। ये 5 सारणी कैन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ए बी केस के लिए जिम्मेदार है। वापस एच टेबल, ठीक है ना, केस के लिए जिम्मेदार है। 5 तो देखो, 5 तो कैन के लिए जिम्मेदार है और 3 है केस के लिए, ए बी एच। आई किसी के लिए नहीं है, याद रखें, ठीक है ना, आई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। अब टेबल एच की बात करें, टेबल एच के अंदर क्या होता है, नॉन यूडिशियल नंबरिकल्स अल्फ़ाबेटिकल होता है, याद रखें। आपको सीधा पूछ सकता है नॉन यूडीसी अल्फ़ाबेटिकल नंबरिकल के लिए, न्यूमेरिकल्स या फिर अल्फ़ाबेटिकल के लिए कौन सा टेबल जिम्मेदार है, तो टेबल एच, ठीक है। इसमें देखो स्टार आता है, ठीक है, स्टार तो होता है नॉन यूडीसी नंबर के लिए, और
ए बाई जेड होता है अल्फ़ाबेटिकल के लिए, सीधा अपने पता चलता है ए बाई जेड क्या अल्फ़ाबेटिकल है, और स्टार होता है नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अंत में टेबल बचती है हमारी आई टेबल। कौन सी आई टेबल? आई टेबल आपकी होती है पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पॉइंट और दो आंखें लगा दो, ये हो गया आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ व्यू आई टेबल जिम्मेदार है। अंत की टेबल बचती है आज की हमारी, जो कि है टेबल के, स्पेशल ऑक्सिलरी सब डिवीज़न, टेबल के, ठीक है। टेबल के में देखो हाइपन होता है, डॉट जीरो होता है जिसे हम बोलते हैं डॉट नट सीरीज, और एक होता है अपस्टॉप। ये तीन हम इसके अंदर पढ़ते हैं, हाइपन सीरीज, डॉट नट सीरीज और अपोस्टॉप सीरीज। ये टेबल के की टेबल है। अब आपको देखो सारे याद होने चाहिए। टेबल ए किसके लिए? एडिशन के लिए और एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए कौन सा सिंबल जिम्मेदार है? प्लस का, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए स्लैश का। टेबल बी में हम देखते हैं कोलन, ग्रुपिंग और सेमी कोलन, ठीक है ना। मतलब कोलन है, बड़ा कोष्टक है, और सेमी कोलन है। तो कोलन तो सिंपल रिलेशन के लिए, बड़ा कोष्टक सब ग्रुपिंग के लिए, और डबल कोलन होता है जो ऑर्डर फिक्सिंग के लिए होता है, ठीक है ना। सॉरी सेमी कोलन नहीं होगा, डबल कोलन, ठीक है। वापस सी की बात करें तो इक्वल का साइन होता है, लैंग्वेज होती है। टेबल डी होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटल के लिए, जिसके अंदर कोष्टक के अंदर 0 होता है, ठीक है। टेबल ई होती है आपके पहले से कोष्टक के अंदर 1/9 होती है। टेबल एफ आपके लिए कोष्टक के अंदर इक्वल का साइन होता है, जो रेशियल इथेनिक नेशनल ग्रुप के लिए होता है। टेबल जी आपके टाइम के लिए होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा के लिए। टेबल एच आपके लिए नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल्स के लिए होती है, जिसके अंदर हम स्टार और ए बाई जेड देखते हैं। स्टार तो नॉन यूडीसी न्यूमेरिकल को जिम्मेदार होता है, ए बाई जेड अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिकेशन के लिए होता है। टेबल आई हमने देखा डॉट 00 होता है, जिसको पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। टेबल के अंदर हमने देखा है हाइपन, देखा हाइपन सीरीज है, डॉट नट सीरीज है और अपोस्टॉप सीरीज है, ठीक है साथियों। इस प्रकार हम यूडीसी की टेबल सारी एक बार पूरी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, वर्तमान में देखो यूडीसी का, ठीक है ना। वर्तमान में यूडीसी का देख रहे कौन करता है, हमें पता है यूडीसीसी करता है, हमें पता है यूडीसीसी, ठीक है ना। ये देखभाल इसने कब की? 1992, ठीक है। 1 जनवरी से, ठीक है ना। 1 जनवरी 1992 से यूडीसीसी देखभाल करता है, ठीक है ना। एक याद रखे, यूडीसी आईएमई भी याद रखे, जो संक्षिप्त अंग्रेजी संस्करणों को बदलने के लिए इंटरनेशनल मीडियम एडिशन है, ठीक है ना। आईएमई इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, जो कि संक्षिप्त अंग्रेजी संस्करणों को बदलने के लिए है, ठीक है ना। और जो भी यूडीसी की जानकारी है मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में भेज दूंगा, जो बेसिक थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। हम क्लास को ज़्यादा समय नहीं देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और क्लास को कवर करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है ना। जो बाकी की सारी जो जानकारी है यूडीसी संबंधित, ठीक है ना, जिसमें हम एफआईडी को लेते हैं, जिस सर्वप्रथम आईआईबी बनती है 1895, फिर आईआईडी होती है 1931 में, फिर एफआईडी होती है 1937 में, फिर एफआईडी के साथ में इन्फॉर्मेशन शब्द जोड़ा जाता है 1988 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें याद सारी की सारी रखनी है यूडीसी में। मेन तो यूडीसी में सबसे ज़्यादा आप 7 संस्करण याद कर लो और सारी टेबल्स याद कर लो, ठीक है। साथ में एमआरएफ है 2012, आईएमसी है जो अंग्रेजी संक्षिप्त संस्करणों को बदलने के लिए है। इसमें एक याद रख सकते हो BS100M, ठीक है। क्योंकि अगर डीडीसी को हम अगर पैटर्न से पढ़े, ऑर्डर वाइज पढ़े, तो दिमाग में कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ क्लिक भी होता है। तो हम सीधा हमने देखा, संस्करण देखा और हम स्ट्रक्चर देखकर हमने सीधा टेबल्स देख लिया, ठीक है। BS अगर 1000M देखे तो कई बार PYQ के रूप में पूछा है, तो ये चीज़ आपको इंटरनेशनल मीडियम में याद रखना, ठीक है ना। यूडीसी जो एडिशन है, ठीक है ना, ये कौन सा है? यूडीसी IME इंटरनेशनल मीडियम एडिशन, ठीक है ना, BS100M, ठीक है। अगर इसकी प्रकाशन की बात करें तो 1985 में प्रकाशन कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। प्रकाशक कौन है? तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI। इसके 2 वॉल्यूम आ चुके हैं, दोनों इंग्लिश में, ठीक है ना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इन यूडीसी विच सिंबल रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन
सब्जेक्ट हमने बात की है, देखो कोलन, ठीक है ना। कोलन के लिए क्या होता है, रिलेशन के लिए, सिंपल रिलेशन के लिए, ठीक है। और ग्रुपिंग किसके लिए होता है, ग्रुपिंग के लिए होता है, ग्रुपिंग सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। डबल कोलन किसके लिए होता है, ऑर्डर फिक्सिंग के लिए, ठीक है ना। हमने सारी टेबल देखी हैं, अब आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द स्लैश सिंबल डिनोट इन यूडीसी। बात की हमने, पैरेलल सब्जेक्ट है और रेंज ऑफ कंजुगेटिव नंबर है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अनरिलेटेड सब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट हायरार्किकल है। देखो स्लैश हमने पहला तो पूछा एक्सटेंशन के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक्सटेंशन के। इसके लिए टेबल कौन सी जिम्मेदार है, ए टेबल जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो मतलब रेंज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना, मतलब कि विस्तार के लिए जो विस्तार होते हैं नंबर। एक्सटेंशन का क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, रेंज ही होती है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर की बात करें, यूडीसी एम्प्लॉयज विच टाइप ऑफ नोटेशन सिंबल्स। तो हमें पता है प्योर अल्फाबेटिकल से, या फिर हायरार्किकल एंड डेसिमल से, या फिर क्रोनोलॉजिकल से, या फिर एन्यूमरेटिव है। तो याद वगैरह प्योर अल्फाबेटिकल, ठीक है ना। बात करते हैं 15 नंबर, द ऑक्सिलरी टेबल्स इन यूडीसी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो यूडीसी में सहायक सारणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने अभी पढ़ा है 7 होती हैं, कितनी होती हैं, 7 ऑक्सिलरी टेबल्स, ठीक है। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में, 2 भागों में। पहले में कॉमन ऑक्सिलरी डिवाइज, ठीक है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स ली, दूसरी में हमने ली स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल, ठीक है ना। इसमें तो हमने के को इंक्लूड किया, ठीक है। इसमें हमने किसको इंक्लूड किया, के को इंक्लूड किया स्पेशल में। तो इसके अंदर हम ए से लेकर के आई तक, ठीक है। ये तो 6 टेबल हो गई और ये 1 टेबल हो गई, टोटल कितनी टेबल हो गई, 7 टेबल हो गई। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार का अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा ध्यान है यूडीसी का, तो क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। बात करते इन यूडीसी व्हाट डज द सिंबल लैंग्वेज, जो देर का आपके इक्वल का, इक्वल हमें पता है लैंग्वेज के लिए होता है, सीधा का सीधा हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो अगर आपको दे दे, ठीक है, ये तो आपके लिए सीधा ऐसे दे दिया। अगर आपको इसको सेम अगर इस प्रकार दे दे, कोष्टक में बंद कर दिया जाए, तो ये सीधी सीधी आपकी टेबल बन जाती है, रेशियल इथेनिक टेबल बन जाती है, ठीक है ना। और टेबल नंबर आ गई, जिम्मेदार अगर आपको पूछे कौन सी टेबल को जिम्मेदारी थे, तो टेबल आपकी हो जाएगी एफ, ठीक है ना। एफ टेबल इसके लिए जिम्मेदार हो जाएगी, और इसके लिए कौन सी टेबल जिम्मेदार हो जाएगी, सी टेबल। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूडीसी। यूडीसी की विशेषता क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी एक विशेषता, स्ट्रेटिकल इन्यूमरेटिव, देखो नहीं है इस चीज़, सीधा इन्यूमरेटिव गया तो सीधा कट कर दो, ठीक है ना। बात है डज नॉट यूज सिंबल, बिल्कुल सिंबलों का घर है, ठीक है ना। सी अलाउज सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशन अल्फाबेटिकल नोटेशन ओनली, ये भी नहीं है। तो मैंने एक बताई थी विशेषता यूडीसी, एनालिटिको सिंथेसिस भी है, हालांकि ऑलमोस्ट फैसेटेड है, मतलब लगभग पक्षात्मक है, ठीक है ना, लगभग पक्षात्मक है, लेकिन ये विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विशेषता भी रखता है, कौन, यूडीसी। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, इन यूडीसी हाउ इज द नोटेशन ऑफ फॉर जियोग्राफिकल प्लेस रिप्रेजेंटेड। यूडीसी में भौगोलिक स्थान का किस प्रकार दर्शाया जाता है, -1, -2, -3, तो याद रखना -3 से, ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है। 19 नंबर है, डीडीसी ने किसको, डीडीसी से विकसित होने के बाद यूडीसी का मुख्य विकास किसने किया, पता है, पॉल नॉर्थलैंड, हेनरी लाफोंटेन, मैंने बात की पीछे पीछे सारी की सारी। बात करते हैं 20 नंबर, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूडीसी। तो हमें पता है यूडीसीसी है, यूडीसीसी कंसोर्टियम 1 जनवरी 1992 के बाद ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना।
आज की क्लास साथियों हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन था। क्लास अच्छी लगे तो साथियों आपसे निवेदन करूँगा कि डीडीसी और यूडीसी पढ़ाने का तरीका कैसा था मेरा, आप एक बार कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि जो भी आगे की पद्धतियाँ हैं, सीसी है या फिर जो भी है, उनको मैं लेके आऊँ या फिर नई रिवीजन के तौर पर इन क्लासों में, एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे निवेदन करूँगा इस क्लास को लाइक करें, शेयर एक बार आप ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों।